हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी का एंटीबायोटिक प्रश्नोत्तर को देखेंगे, जो आप लोग के लिए कल का एग्ज़ाम जो पढ़ने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हो सकता है कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। जो इसमें दिए गए क्वेश्चन है, इससे आप लोगों को 100% मिलने की संभावना बिल्कुल है। जो आप लोग का वर्षों का टेंशन था, हमने उसको मिनटों में दूर करने का प्रयास किया है। चलिए, तो बिना देरी किए हुए हम लोग प्रश्न आंसर को देखते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो बेन जॉनसन और एडिसन के विचार दोनों अलग अलग हैं। हो सकता है आप लोग से केवल बेन जॉनसन का विचार या एडिसन का विचार पूछ ले, इसलिए हमने दोनों को डाल दिया है। बेन जॉनसन का जो विचार था, बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह बहुत ही उचित जान पड़ता है, क्योंकि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। एडिसन का विचार था कि असल बातचीत से सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना मन एक दूसरे के सामने खोलते, तीसरे की उपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती। कहने का मतलब यह हुआ कि दो व्यक्ति अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने खोल सकते हैं, लेकिन जब तीसरा आता है तो वे बात को छुपाने की या बात को बदलने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या करना है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि सभी मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होती है। बात करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, वे अपनी बातों को सीधे और सरल तरीके से दूसरे के सामने रखते हैं। लोग जैसा सोचते हैं और समझते हैं वैसा ही बोलते हैं। इसलिए कहा गया है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक इसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते हैं। लोग में क्या गुण है और क्या दोष है, उसके बोलने तथा आपस में बात करने से ही पता चलता है। बिना बोले, बिना बातचीत किए हम लोग उसके पता नहीं लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था, कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन। उसने कहा था, कहानी 5 भागों में बटी हुई है। कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी भाग में जो है युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। उसने कहा था, कहानी का नायक और मुख्य पात्र लाना सिंह ही है। लाना सिंह 12 वर्षीय लड़का है, जिसने 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाया था और उससे पूछा करता था, तेरी कुड़माई हो गई है। लड़की धत कहकर भाग जाती थी। लाना सिंह नंबर 77 राइफल्स के जमींदार था। लाना सिंह एक वीर सिपाही के साथ साथ सच्चा प्रेमी, बुद्धिमान व्यक्ति, सहानुभूति तथा दयालुमन, सबकी मदद करने वाला और वचन पालन करने वाला व्यक्ति था। इसी के वचनों का पालन करते हुए इस कहानी का नाम ही रखा गया, उसने कहा था। मतलब सूबेदारनी के वचनों का इसमें पालन किया गया है। प्रसंग एवं अभिप्राय बताना है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था से ली गई है। यह प्रसंग उस समय का है जब लाना सिंह घायल हो जाता है और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाता है। उसी अंत स्थिति में लाना सिंह वजीरा से पानी मांगता है और लाना अतीत की यादों को खो जाता है। इस पंक्ति का अभिप्राय यह है कि जब मृत्यु के समय जीवन की सारी यादें साफ हो जाती है, सब कुछ हमारी आंखों के सामने आने लगता है। जन्म से मृत्यु तक की सारी घटना एक एक कर हमें याद आती है। जीवन की वे यादें जो धुंधली सी हो गई होती है, उन सभी का रंग साफ हो जाता है। सब कुछ इतना साफ हो जाता है कि मृत्यु के उन क्षणों में हमारा पूरा जीवन हमें दिखाई देता है।
जैसे कि हमने अपना पूरा जीवन उन क्षणों में ही जिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से खुद को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ क्लास यानी वर्ग के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, मतलब अपने को एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इसके कारण भ्रष्टाचार की जड़ और मजबूत हुई है। बगैर घूस या रिश्वत दिए जनता का कोई कार्य नहीं होता है। शिक्षा संस्थाएं भी भ्रष्ट हो गई है। हाँ, मैं जेपी से सहमत हूँ क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में बिल्कुल सही बात कही है कि आज़ादी के बाद भी भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ा है। भ्रष्टाचार को जड़ मूल से नष्ट करने हेतु व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा, किरानी राज खत्म करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? दिनकर एक दिन जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर नारायण के साथ रुके हुए थे। वहाँ उनसे मिलने दिनकर जी और गंगा बाबू आए थे। उस दिन दिनकर जी ने उन्हें कुछ अपने शब्द सुनाए थे। उसी दिन अचानक रात को दिल का दौरा पड़ा। रामनाथ जी गोयनका के द्वारा 3 मिनट में उनको विलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जो होनी होता है होकर रहा और दिनकर जी का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या सार्थकता है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती को कहा गया है। अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि नर पूर्ण रूप से समान एवं जन उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकता है। अर्थात नर में नारियों के गुण आए तो इससे उसकी मर्यादा ही नहीं होती है, बल्कि उनकी गुण में पूर्णता वृद्धि होती है। आज के ज़माने में नर नारी के गुणों को सीखकर अपना जीवन यापन करता है और नारी भी नर के गुण सीखकर समाज में अपना अस्तित्व बना रही है और स्वयं को आत्मनिर्भर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है? रविंद्र प्रसाद और प्रेमचंद की कल्पना से रामधारी सिंह दिनकर असंतुष्ट इसलिए थे कि इन लोगों ने नारियों के प्रति अच्छे ढंग से उल्लेख नहीं किया है। इन लोगों ने अर्धनारीश्वर के चित्रण से हटकर रोमांटिक चित्रण प्रस्तुत किया है। जैसे रविंद्रनाथ ने नारियों को आकर्षक और मोहक माना है, जबकि प्रेमचंद ने पुरुष को देवता का गुण बताया है और नारी को राक्षसी का गुण बताते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग मानते हैं। इन सभी कल्पनाओं को रामधारी सिंह दिनकर असंतुष्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग जिस मार्ग पर चलकर लोगों ने नारी को अपना या वह मार्ग प्रवृत्ति मार्ग कहलाया, और जो लोग इस मार्ग पर चले वे लोग प्रवृत्ति मार्गी कहलाए। यह वे लोग जो अपने जीवन से आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। निवृत्ति मार्ग वह मार्ग जिस पर चलकर लोगों ने नारी को अपने जीवन से अलग कर दिया या त्याग दिया, वह मार्ग निवृत्ति मार्ग कहलाया। और वे लोग जिन्होंने इस मार्ग को अपना वे निवृत्ति मार्गी कहलाए। निवृत्ति मार्ग के लिए नारी किसी काम की चीज नहीं थी। ये लोग संन्यास लेने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरिन करने के पीछे क्या मानसा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? आज तक नारी की अवहेलना कई तरह से की गई है। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरनी मतलब इधर उधर भटकने वाली तक माना है, जिससे अहेर को बचकर निकलना चाहिए। इसी प्रकार काव्य जगत में नारी को नागिन और जादूगरनी समझा गया है। नारी के संबंध में कही गई ये सारी बातें झूठी है। इसके
पीछे पुरुष की मंशा उसे दुर्बल बनाए रखना है। विकार यदि नारी में है, मतलब जो कमियां जो नारी में है वो पुरुष में भी है। इसी प्रकार अगर गुण पुरुष में है तो गुण नारी में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। लेखक और मालती के संबंध बहुत गहरा है। मालती लेखक की दूर की रिश्तेदार की बहन है, लेकिन उसके और लेखक के बीच दोस्ती का संबंध रहा है। इन दोनों की पढ़ाई एक साथ हुई है तथा इनका बचपन एक साथ बीता है। एक साथ खेलना, लड़ना, झगड़ना इत्यादि सभी जो बचपन में होने वाली चीज़ होती सब हुआ है। मालती और लेखक का संबंध कभी भाई बहन या बड़े छोटे का नहीं रहा है। उनका संबंध तो हमेशा दोस्ती की स्वतंत्रता का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक खतरनाक बीमारी है। यह चुभे हुए कांटों को नहीं निकालने के कारण होती है, जो नासूर बन जाता है और ऑपरेशन करने के बाद ठीक हो पाता है। कांटा अधिक दिन तक शरीर में रह जाने के कारण अपना विष शरीर में छोड़ता है, जो गैंग्रीन का रूप ले लेता है। उससे प्रभावित अंग को काटना पड़ता है या कभी कभी इस रोग के कारण लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे के इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती के से क्या संबंध है? आंसर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मालती हर समय घंटा गिनती रहती है, क्योंकि अकेले रहने के कारण समय काटे नहीं कटता है। बच्चे को संभालने साथ ही उसके घर का भी सारा काम करना होता है। घर में नौकर नहीं है। बर्तन मांजने, कपड़ा धोने, भोजन बनाने का काम सब वही करती है। घंटा बजने पर उसकी 2 ही मानसिकता रहती है। पहले यह कि चलो अब इतना समय बीत गया है, और दूसरा यह कि चलो अब काम कर लो। हर घंटा की गिनना उसको आभास कराता है कि अब इतना समय हो या बीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? भगत सिंह को विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीति तथा देश में क्या हो रहा है, देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करें और उनके सुधार के उपाय सोचें तथा उससे अपना सहयोग करें। वे देश की सेवा में तन मन धन से जुट जाएं और अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे ना हटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। तो देखते हैं सर, भगत सिंह के अनुसार यह सही है कि कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। देश की गुलामी की स्थिति भगत सिंह को बहुत ज़्यादा बेचैन करती थी। वे क्रांतिकारी गतिविधि में हिस्सा लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए लेख लिखे, संगठन बनाए तथा एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जेल भी गए। ऐसे देशभक्त को आज फिर से सलामी देते हैं, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनकी यह कुर्बानी भारतीयों को झकझोर दिया और आगे चलकर देश आज़ाद हुआ। ये उन्हीं महापुरुषों की वीरता की कहानी है जिससे आज हम लोग स्वतंत्रता का आभास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगत सिंह ने एक ऐसी मृत्यु को सुंदर कहा है। यह जो प्रश्न बहुत VVI है, यह जो इसकी क्वेश्चन की जो संभावना है 100% है कि ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचार को स्पष्ट करें। भगत सिंह ने कहा है कि आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्युदंड रूप में मिलने वाली मृत्यु को सुंदर और मृत्यु नहीं हो सकती, मतलब इससे सुंदर और कोई मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी मृत्यु आगे आने वाली पीढ़ी में आज़ादी के संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी। जैसे में आज भी हम लोग जैसे ही भगत सिंह का नाम सुनते हैं, हम लोग के अंदर की जुनून सा हो जाता है। वे अपने कष्टों और दुखों के चलते आत्महत्या करने वाले को कायर मानते हैं। वे सुखदेव को पत्र के माध्यम से बताते हैं कि विपत्तियां तो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है, उनसे बचने के लिए आत्महत्या करना बहुत ही बड़ी कायरता है। आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी देखने मिलेगा कि जयप्रकाश नारायण किसको कायरता मानते हैं, आत्महत्या को कायरता मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? ओराव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासी हैं। इन लोगों को नील की खेती करने के लिए 18वीं शताब्दी में, मतलब अंग्रेजी शासन काल में के अंत तक यहाँ लाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है। जब चंपारण में बाढ़ आती थी तो उपजाऊ मिट्टी छूट जाते थे क्योंकि नदी अपना पूर्व रास्ता बदल देती थी, मतलब जिधर से आती थी उधर से जाती नहीं थी। तो इस प्रकार की उनकी बनावट पर उन्हें चौर और मन कहा गया है। चौर उससे कहा गया है जिनमें पानी जाड़े या गर्मी में कम हो जाता है और इसमें खेती आसानी से होती है। मन गहरे और विशाल ताल होते हैं, इसमें आसानी से खेती नहीं हो पाती, मतलब मन में पानी रहता है और चौर में पानी नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी के शिक्षक थे, वे गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे, जिन्हें गांधी जी ने 1917 में बेलगांव से भी तिहरवा बुलाया था। पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसलिए बुलाया था ताकि वे आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे और साथ ही साथ ग्रामवासियों के दिल से अंग्रेजों के प्रति भय को दूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है। बिस्नी मानव को लड़ाई में इसलिए भेजती है क्योंकि उसके सिवा घर में कोई काम करने वाला नहीं था, मतलब मानक ही इकलौता उनका पुत्र था, एक पुत्री थी और उसे मुन्नी के विवाह के लिए पैसे की आवश्यकता थी, मतलब बिस्नी को पैसे की आवश्यकता थी जिसके उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था मानक के सिवा, इसलिए मानक को उन्होंने सेना में भेजा था। अगला क्वेश्चन, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ाई कर रहा था और दूसरी ओर सिपाही जापान की तरफ से लड़ रहा था। दोनों अपने देश के प्रतिनिधित्व कर रहे थे और दोनों एक दूसरे का देश का अपना दुश्मन समझते और मारना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताएं। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आप लोग की एग्जाम जो कल पढ़ने वाली है उसमें 100% है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एकांकी, इसमें एक साथ अनेक कथा को उल्लेख किया जाता है, इसमें पात्र का विकास दिखाया जाता है, इसमें एक अंक दिखाया जाता है। नाटक, इसमें केवल एक कथा का उल्लेख की जाती है, इसमें पात्र का चरित्र दिखाया जाता है, इसमें अनेक अंक दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला के लिए सिद्धांत क्या है। आंसर होगा, कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है कि कला लोगों में कलात्मकता का भाव उत्पन्न करने के लिए है। इसके द्वारा रस एवं माधुर्य की अनुभूति होती है। इसका तात्पर्य है कि प्रगीत मुक्तकों का चलन अधिक होना और लंबी कविताओं को नकार देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। लेखक, यह जो कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन चैप्टर का है। लेखक अपने बचपन की बातों को सोचते हैं। जब वे छोटे थे तब उनके परिवार के सभी लोग दूसरों के घर काम किया करते थे, जिसके बदले में उन्हें थोड़ा अनाज, जूठन और खुची रोटी की दी जाती थी। जूठी रोटी, शादी ब्याह के मौके पर भी उन्हें लोगों की जूठी प्लेटों की ही मिलती थी। वे पूड़ियों के टुकड़े को सुखा लेते थे और बरसात के दिनों में नमक और मिर्च छिड़कर खाते थे। इन्हीं सभी बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसा उगने लगता है कि क्या जमाना था कि हम लोग जूठन के लिए तरसते थे और क्या आज जमाना है, क्या आज हम लोग की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। डायरी का लिखा जाना वाकई में मुश्किल है क्योंकि इसमें सभी जटिल घटित घटनाओं को बिल्कुल सही रूप में वर्णित करना होता है। डायरी में लिखित सभी बातें सच्ची होनी चाहिए। इसके अलावा डायरी में लिखे शब्द और अर्थ में उदासीनता कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिरिच को जलाने का लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों। अपने सपने में लेखक ने कई बार इस जंगल को देखा रहा था, इसलिए जब वे तिरिच को जलाने के लिए जंगल में जाते हैं तो उन्हें पूरा जंगल परिचित लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां भय है वहां मेधा नहीं सकती, क्यों। यह कथन बिल्कुल सत्य है कि जहां भय वहां मेधा नहीं हो सकती है, क्योंकि भय के कारण इंसान किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाता है। उसके मन में असफलता या हानि का डर बैठ जाता है। ज़्यादातर इंसान अपना जीवन भय में गुजारते। देखिए बच्चों, आप लोग को यह प्रश्न जो है अपने जीवन में बैठा लेना चाहिए कि आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आप लोग को अपने मन से भय हटा देना चाहिए, तभी आप अपना 100% दे पाएंगे और अपने आंसर को बखूबी से लिख पाएंगे। हमें नौकरी घटने का, समाज का, परंपराओं का भय रहता है,
इस भय की वजह से हम अपने जीवन के असली मतलब को नहीं समझ पाते हैं। इसी कारण मेधा का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? समाज में चारों ओर भय फैला हुआ है। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं। विश्व के सभी देश पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसे रोकना मानव समाज के लिए एक चुनौती है। हमें स्वतंत्रपूर्ण वातावरण में तैयार करना होगा जिससे व्यक्ति अपने लिए सत्य की खोज कर सके तथा मेधावी बन सके। सत्य की खोज वही कर सकते हैं जो निरंतर विद्रोह की अवस्था में होते हैं। मतलब जब तक आप किसी का विद्रोह नहीं कीजिएगा, या अपने अंदर कीजिए या बाहर कीजिए, मतलब जब तक आप किसी चीज के बारे में जागरूक नहीं होगा, खोजिएगा नहीं, तब तक आपका विकास संभव नहीं है। स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जिएंगे तो निसंदेह ही नूतन विश्व का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रकत के लई का क्या अर्थ है? लई जो जोड़ता है, काव्य भी जोड़ा जाता है। जैसे का काव्य विरह काव्य है, अतः इस काव्य की रक्त की तुलना लई से की गई है, जिसमें प्रेम विरह का नयन जल भी समाहित है। जो भी इस कविता को पढ़ेगा वह कवि को भी याद करेगा। कवि ने इस कविता को अपने हृदय की पीड़ा को महसूस कर के किया है, इसलिए कवि अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? यह पद कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक से लिया गया है। उन्होंने कलंक का तात्पर्य चंद्रमा से किया है, कांच की तुलना कोयला से और सोना का कंचन से तात्पर्य किया है सुमेरु पर्वत से, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि इसका संबंध भगवान शिव, उसकी त्रिशूल और माता पार्वती के संदर्भ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? कृष्ण नंद बाबा के गोद में बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं। वे कुछ भोजन को खाते हैं और कुछ भोजन को धरती पर गिराते हैं। उनके सामने बहुत से व्यंजन रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें दही और माखन ही बहुत प्रिय है। वे जब अपने हाथों से मिश्रित दही और माखन को अपने मुंह में डालते हैं, वह दृश्य बहुत सुंदर और अनोखा हो जाता है। वे स्वयं भी खाते हैं और नंद बाबा को भी अपने हाथों से खिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है? तुलसीदास देखते हैं कि सभी और गरीबी और उद्यमहीनता यानी भूखमरी का बोलबाला है। वे प्रभु को कहते हैं कि आपके अलावा हमारी दीनता और दरिद्रता को दूर कौन करेगा? तुलसीदास ने जब इस कविता की रचना की थी, उस समय देश में अकाल पड़ रहा था, जिससे पूरा देश घोर गरीबी और भूखमरी का शिकार हो गया था। संभव है तुलसी ने दीनता और दरिद्रता शब्द का प्रयोग इसी कारणवश किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ स्पष्ट करना है। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी जाए। यह जो पंक्ति है नाभादास द्वारा लिखा गया, यह छप भक्तमाला से संकलित है। नाभादास ने इस पंक्ति में कबीर जी के व्यक्तित्व और उनके गुणों का उल्लेख किया है। इन पंक्ति में नाभादास जी कहते हैं कि कबीर जी ने हृदय से किए गए भक्ति को धर्म माना है, जिसमें सच्ची भावना हो, प्रेम हो, बाकी सब अधर्म है, दिखावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? जिस प्रकार जंगल का राजा सिंह मतलब मृगराज होता है, मृगों पर राज करने वाला, उसी प्रकार शिवाजी का भी राज इन मलेच्छ पर यानी अंग्रेजों पर है। उनकी वीरता, पराक्रम, बल और राज करने की क्षमता को दिखाने के लिए शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? तो शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र, बाण मतलब समुद्र की आग, भगवान राम, वायु, शिवाजी, परशुराम, दावा मतलब जंगल की आग, चीता, शेर और कृष्ण से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? बरसात को सरस कहने का अभिप्राय यह है कि मरुस्थल की जो धरती है वह सूर्य के तप से इतनी गर्म हो जाती है कि ज्वाला की तरह धड़कती है। वहाँ जो जीव जंतु और घाटियां हैं उसे जीवन वर्षा के कारण ही मिलता है। बरसात होने से वहाँ की धधकती धरती को आराम मिलता है, धरती हरी भरी हो जाती है और चाँदनी भी वर्षा की बूंद को पाकर खुश हो जाती है। इस प्रकार सब कुछ अच्छा और सरस हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है? उषा का अर्थ होता है भोर की पहली प्रकाश। कविता में उषा की भूमिका है मन को घोर अंधकार से ज्योति रेखा की तरह आराम और आनंद की प्रकाश की ओर ले जाना। चातकी किसके लिए तरफती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चातकी मरुस्थल में रहने वाली एक पक्षी है जो केवल स्वाति की नक्षत्र में होने वाली वर्षा जल को ही ग्रहण करती है और उसी एक बूंद के लिए वह तरसती है। आइए दोस्तों, आइए प्यारे छात्रों, मेरे चुलबुले छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री स्वयं को असहाय और बेबस क्यों कहती है? कवित्री अपने पुत्र को बचाने के लिए बहुत से जगहों पर गई, पत्थर को भी भगवान माना और उनके सामने नारियल, दूध, बतासे आदि चढ़ाकर अपना शीश नवाया, लेकिन किसी देवी देवता ने उनके पुत्र की रक्षा नहीं की और वे भी कुछ नहीं कर पाई, अपने बेटे को नहीं बचा सकी, इसलिए कवित्री स्वयं को असहाय और विवश कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मर्म स्पष्ट करना, उद्धार करना है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पुत्र वियोग कविता से ली गई है। यह मुकुल काव्य से संकलित है। इन पंक्तियों के द्वारा कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि तुम्हारे भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारे पिता तुम्हें भुला सकते हैं, लेकिन जो माँ तुम्हें 9 महीने अपने घर में पाली है, जो रात दिन तुम्हारे साथ रहती है, लोरी गा गा कर तुम्हें सुलाती है, वे अपने मन को कैसे समझाए कि उसका बेटा मर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील जल में किसकी गौर देख खिल रही है? नील जल में किसकी गौर दे खिल रही है? नील जल में उषा रूपी सुंदरी की गौर दे खिल रही है। इसका भाव यह है कि उषा के समय जब सूर्योदय से पहले की लालिमा नीले आकाश में आने लगती है और धीरे धीरे सूर्योदय होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंधी हुई मुठिया का क्या आशय है? बंधी हुई मुठिया जनता की ताकत और एकता का प्रतीक है, जिसका लक्ष्य शोषणकर्ताओं के विरुद्ध आवाज उठाना और न्याय को कायम रखना। बंधी हुई मुट्ठी की ताकत इतनी है कि जनता के शोषणकर्ताओं को कभी भी सत्ता से हटा सकती है और उनके लिए भयानक और विकराल रूप भी धारण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदियों की वेदना का क्या कारण है? नदियों की वेदना का कारण मनुष्य के द्वारा किए गए रहे पाप, अत्याचार और धर्म है, जिस कारण माँ की तरह सबको जीवन देने वाली नदी भी विनाश का कारण बनती है। मतलब दिन प्रतिदिन हमारी जो नदियां हैं ये दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। सब मानव की ही देन है। दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है? जो लोग गो का शोषण करते हैं, उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं और उनके हक को छीनते हैं, ऐसे लोगों ही दानव दुरात्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरचना अधिनायक के गुण क्यों गाता है? उसके डर के क्या कारण है? हरचना अधिनायक का गुण इसलिए गाता है क्योंकि अधिनायक देश का शासक है, वह बहुत बलशाली और महाबली है। हरचना के डर का कारण यह है कि वह अधिनायक की तरह बलशाली नहीं है, वह कमजोर है और अपने सभी आवश्यकता के लिए अधिनायक पर ही निर्भर है। वह डरता है कि उसे कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए हरचना अधिनायक के गुण गाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिटिया को पिता सिखलाते हैं तो माँ समझाती है, ऐसा क्यों? बिटिया को पिता सिखलाते हैं तो माँ समझाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि पिता एक पुरुष है, वह किसी भी काम को करने से डरते नहीं, इसलिए वह उत्साहित होकर किसी भी काम को सीखते हैं और सिखाते हैं, जबकि माँ जो है सभी प्रकार की परिस्थितियों से वाकिफ होती है, इसलिए वह बिटिया को समझाती है और सोच समझ कर कार्य करने के लिए भी कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है? बूढ़ा मशक वाला कहता है कि एक बार फिर हमारी हार हुई है, गाना बजाने के लिए जीत नहीं हार लौट रही है। ऐसा वह इसलिए कहता है क्योंकि वे जानते हैं कि जनता का वही हाल रहने वाला है जो पहले था, कुछ बदलने वाला नहीं है। नागरिकों की स्थिति दयनीय ही रहने वाली है। वह जानता है कि युद्ध में सैनिक मरे हैं, लेकिन शासक सबसे इस बात को छुपा रहे हैं और कोई बूढ़ा मशक वाला की बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा है,
क्योंकि किसी को कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझिए कि आप लोग एग्जाम में आ गया है। आप लोग अच्छा उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो है आप लोग को ये लाभदायक सिद्ध हुआ होगा, और जब आप एग्जाम दे के लौटे तो जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को एग्जाम में इसमें से कितना क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए है क्योंकि पंच परमेश्वर गांव की ताकत और नींव है। गांव में जब कोई बात विवाद होता है तो पंच परमेश्वर द्वारा पंचायत के माध्यम से हल कर लेते थे। अब किसी न्यायालय में जाते हैं जहां समय के साथ साथ धन की भी हानि होती है और उचित समय पर न्याय भी नहीं मिलता है। जैसे में आप लोग सनी देओल का एक बहुत फेमस डायलॉग सुने होंगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो न्यायालय जो है उन लोग को काफ़ी हड़बड़ी होती है, लेकिन न्यायालय में जल्दी न्याय मिलता नहीं है क्योंकि न्याय करने में काफ़ी समय और काफ़ी सबूतों की जरूरत पड़ती है, जो आम जनता की बात नहीं है। इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी थे उन सभी के लिए पंचायत था, लेकिन आज सब इनको भी पंचायत पर से भरोसा उठ गया है। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, साबित होगा, जो आप लोग के एग्जाम में बहुत लाभदायक साबित हो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।